नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम 14th प्रिंसिपल जिसका नाम है पे मोर, गिव मोर एंड स्टे मोर, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ये प्रिंसिपल जो है बुक जो है होमलेस टू बिलियनियर जो कि लिखी गई है एंड्रस पेरे द्वारा, उसमें से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राइटर, ओरेटर और ऑथर हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट जी इंजरसोल, अमेरिकन राइटर हैं ये। इन्होंने कहा है कि हम ज़िंदगी में ग्रो करते हैं जब हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं उनकी ग्रोथ में। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम तभी लिफ्ट करते हैं जब दूसरों को सपोर्ट करते हैं लिफ्ट करने में लाइफ में। सो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और उसी तरह से एक रॉबर्ट कायोस्की हुए हैं जो कि ऑथर हैं, रिनाउंड ऑथर। उनकी एक वर्ल्ड रिनाउंड बुक उन्होंने लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने कहा है कि जो रिचनेस है वो हम उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो वेल्थ है उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग टाइम। रिचनेस रिचनेस मीन्स वी आर हैविंग lot of money, wealth means we are having lot of time. This is as per Mr. Kiyosaki। और लोग जो हैं अपनी लाइफ में रिच होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं एज़ कम्पेयर टू वेल्दी होना। उनके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वेल्थ या टाइम। और इस चक्कर में है कि जो वेल्थ को अट्रैक्ट करना है, जो वेल्थ की लॉ ऑफ वेल्थ अट्रैक्शन है, वो भूल जाते हैं। और उसके बाद अगर हम वेल्थ अट्रैक्ट भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो उसको कैसे मेंटेन रखना है या उसको कैसे ग्रो करना है वो हम लोगों को नहीं पता होता है। और लाइफ में कहते वेल्थ जो है इसका मतलब अकेला पैसा होना ही नहीं है। इसके साथ साथ आपके पास कितने लॉयल फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली आपकी कितनी लॉयल है, या आपकी जो एक बिजनेसमैन है तो आपकी टीम में कितने लॉयल हैं एम्प्लॉयज़ आपके पास कितना टाइम है अपने आप के लिए स्पेंड करने के लिए, आप लेजर टाइम अपने पास कितना है। तो ये सारी चीज़ें वेल्थ में इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग मनी इटसेल्फ। और ऑथर कहते हैं कि वेल्थ की जो डेफिनेशन ऑथर के अकॉर्डिंग है वो है कि एक उनके पास हैप्पी टीम होनी चाहिए और फ्री टाइम और लेजर टाइम होना चाहिए आपका अपने के लिए। और तीसरा है आपका इंटेंजिबल बेनिफिट्स होने चाहिए आपके पास जो आप एंजॉय कर सके अपनी लाइफ में। ऑथर ने 19 बिजनेसेस ओन किए और उनको सक्सेसफुली चलाया। और इसके पीछे उन्होंने एक कंसेप्ट पॉइंट आउट किया जिसका नाम था पे मोर, गिव मोर एंड कीप मोर। तो पे मोर का मतलब क्या है? पे मोर का मतलब ऑथर कहते हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सैलरी, मॉनेटरी बेनिफिट्स, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दीजिए। वो ज़्यादा देने से क्या बेनिफिट होगा, वो जो है अपनी बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और उसका इन रिटर्न आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ेगी। सो इट्स अ टू वे बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट। गिव मोर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबॉर्डिनेट्स को नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दीजिए। पैसे के बिना जो भी आप इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ जो कह लीजिए वो आप उनको प्रोवाइड करिए। ये आप अपनी टीम को, वेंडर्स को या कह लीजिए क्लाइंट्स को, ये सभी को आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। कीप मोर का मतलब क्या है कि यू शुड हैव मच एनफ टाइम टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, योर विद फैमिली या कह लीजिए फ्रेंड्स के साथ। और इसमें एक कंडीशन ये है कि आप अपने बिजनेस को बिल्कुल अलग रख के बिना उसको उसमें इन्वॉल्व हुए या बिल्कुल उसके बारे में सोचे हुए आपको इंडिपेंडेंटली जो है टाइम अपने आप के ऊपर या अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अपना स्पेंड करते हैं। वो टाइम आपके पास कितना है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन दिस कीपिंग मोर, हैविंग दिस थिंग। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में कुछ दिए हैं ऑथर ने, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पे मोर।
इसमें क्या है कि अगर ऑथर कहते हैं आपने इंडस्ट्री में बेस्ट होना है या अपने कंपटीशन में नंबर 1 होना है, तो आपको जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में आपको अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी जो है एज़ कम्पेयर टू कंपटीटर्स वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट रहे काम करने में, वो डेडिकेटली काम करें और उसका रिज़ल्ट आपको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी तो मिल ही जाना है। और इसमें एक दो बार ऐसा इंस्टांस भी हुआ कि किसी एक इन्वेस्टर ने आके ऑथर को एक फीडबैक भी दी कि इन्वेस्टर ने किस तरह से एक जो प्रॉपर्टी थी ऑथर की वो कैसे परचेज़ की या एक डील क्लोज़ की। वो इस तरह से की कि ऑथर की जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को बहुत बढ़िया तरीके से डील किया, उसको सेटिस्फाई कराया और उस सेटिस्फेक्शन के चलते हुए उस क्लाइंट ने वो डील फाइनल की और उनकी प्रॉपर्टी ख़रीद ली। सो इस तरह से उसका बेनिफिट उसके साथ, ऑथर के साथ उस क्लाइंट ने शेयर किया। जनरली बिजनेस में क्या होता है कि टेंडेंसी होती है मैक्सिमम लोगों की कि प्रॉफिटेबिलिटी हमें मैक्सिमम हो और जो अपने खर्चे कम करने हैं, वेजेस कम देने हैं, तो ये एक बड़ी माइंडसेट जो है, मतलब बहुत छोटी माइंडसेट है, या कह लीजिए जिसे कहते हैं कि शॉर्ट लिव माइंडसेट है। इसमें लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है वो इस तरीके से, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते हैं और जो हैं और उनकी जो डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो इसमें लॉन्ग टर्म में फिर जो है सो कॉल्ड बिजनेस ओनर है उसको नुकसान ही होता है, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब एम्प्लॉई काम नहीं करते एफिशिएंटली तो उनका क्लाइंट बेस नहीं बनता, क्लाइंट बेस नहीं बनता तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती तो ऑब्वियस है उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाती है और उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। और ये जो बैकवर्ड वे ऑफ थिंकिंग है इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन कि एम्प्लॉइज़ को कंपनसेशन कम दीजिए या अपने कॉस्ट कटिंग करिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ख़राब है। या इसमें क्या है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनकी डीमोटिवेटिव हो जाते हैं, उनकी कह लीजिए परफॉर्मेंस कम हो जाती है और एंगेजमेंट कम हो जाती है, और जो बॉटम लाइन जो है वर्किंग फोर्स वो जो है कह लीजिए बिजनेस की डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजल्ट्स ऑफ पेइंग मोर। अगर कहते हैं कि आप एम्प्लॉइज़ को, वेंडर्स को जो आप अगर एज ए बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू कम्पिटिटर्स, तो उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। वही जैसे पहले डिस्कस किया कि एम्प्लॉइज़ का मोरल हाई रहता है और उनको फाइनेंशियली कोई एज़ कम्पेयर टू कम्पिटिटर्स लगता है, उनको पता कि हमें अच्छा मिल रहा है, और तो उनको कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाते हैं। तो ओवरऑल ये पूरे सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। इसके बेनिफिट्स कुछ बताए हैं ऑथर ने, वो इस तरह से हैं जैसे कि जो स्मार्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अकेला पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए होता है, उनको ग्रोथ के लिए काम करते हैं वो, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलनी चाहिए, जहाँ पे मिलती हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। दूसरा है कि आप एम्प्लॉइज़ को जो कह लीजिए जिनका मेंटल लेवल अच्छा होता है, जो हाईली इंस्पायर्ड होते हैं, उनको कहते हैं उनके जो गोल्स हैं आप सेट करने होते हैं, वो आपको रेज द बार, एक वर्ड है, उस तरीके से करना होता है। उनके जो बिजनेस गोल्स हैं उस तरह से हाई रखनी चाहिए, स्ट्रेचेबल रखने चाहिए, ताकि वो उनको अचीव करने में मोटिवेटेड रहें, उनको कुछ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट महसूस हो। तो इस तरह से वो फिर अपना काम भी आउटपुट भी मैक्सिमम देते हैं और बिजनेस को भी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया होती है। और तरीके से अगर एम्प्लॉयर जो है या बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, अगर अच्छा पे करता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स एम्प्लॉइज़ को अपने को, तो जो है एम्प्लॉइज़ जो हैं बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जो कि ओवरऑल सभी के लिए एक सिम्बियोटिक रिलेशन जो है बेनिफिशियल होता है। और देखा गया है कि जो हैप्पी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो 12 से 15% तक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होती है जो लेस एंथुसियास्टिक एम्प्लॉइज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। और
जैसे आप अपना ज़्यादा पे करेंगे एम्प्लॉइज़ को, उतना ही वो क्या कहते हैं फिर एम्प्लॉइज़ की जो लॉयल्टी है उस एम्प्लॉयर के प्रति बढ़ जाती है। और जो कंज्यूमर्स हैं, देखा गया है कि वो उन कंपनी के साथ बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या उस कंपनीज़ के ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं, या उन कंपनीज़ की सर्विसेज लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ को खुश रखती हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कस्टमर्स को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, और इन टर्न ऑफ दैट जो कस्टमर्स हैं वो भी फिर देखते हैं, इस चीज़ को नोट करते हैं कि कंपनी जो है अच्छी हैं, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखती हैं, और उनको जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी अच्छी है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय पेइंग लेस। इसमें ऑथर अपना खुद का शेयर करता है एक्सपीरियंस के किस तरह उसने एक प्रोजेक्ट हैंडल किया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें उसने थोड़ा कह लीजिए थोड़ी अपनी सोच छोटी रखी, इन द सेंस कि उसने काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग की कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वेंडर्स के साथ, और मिनिमम रेट्स पे उसने जो वो बिड करके हासिल किया वो कॉन्ट्रैक्ट, कह लीजिए वो प्रोजेक्ट। तो और उसको बड़ा कह लीजिए मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एफिशिएंटली उसको फिजिबल करने की कोशिश की, बट एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और इन दिस उसको घाटे में वो सौदा जो है कह लीजिए वो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी थी वो कंप्लीट करनी पड़ी। वो कुछ इस तरीके से था कि उसके जो सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स जो थे, जो उसमें इंजीनियर्स थे या आर्किटेक्ट्स थे, वो जितने भी उसके एम्प्लॉइज़ अंडर काम करते थे वो नॉन परफॉर्मर, या कह लीजिए अप टू मार्क जो एफिशिएंसी उनको देनी चाहिए थे वो नहीं दे पा रहे थे, या देते थे वो इसलिए क्योंकि वो उनको पेमेंट जो उनकी सैलरीज वो जो थी वो अच्छे तरीके से उनको पे नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहता था कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए हर एक लेवल पे। और ऑलरेडी ऑथर ने जो था पहले ही स्क्वीज़ आउट करके मिनिमम उस पे रेट पे लिया, तो ऑब्वियस आगे जो पूरी एक सर्कल चलता है हर एक लेवल पे, हर किसी ने अपना स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश की, तो उसका नुकसान इसको हुआ इन द सेंस के जो प्रोजेक्ट था पहले तो वो डिले हो गया, जब होना चाहिए था कंप्लीट तब नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा लॉस है। किसी भी प्रोजेक्ट का लेट होना उसका सबसे बड़ा लॉस होता है, ये लॉस हुआ। उसके बाद जो प्रोजेक्ट बना या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनी उसमें बहुत सारी कमियां थी, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ हुआ, और जो फाइनली जब वो सेल ऑफ हुआ तो कस्टमर की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आई, एंड एट द एंड वो सारा जो प्रोजेक्ट था इसको दोबारा रीनोवेट करना पड़ा ऑथर को, और ये देखा जाए तो अल्टीमेटली इसको डबल कॉस्ट पड़ गई उसमें, और जो कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन इसको झेलनी पड़ी वो अलग से। तो इन द नटशेल इसका रिजल्ट ये निकला कि पैसा बचाने के चक्कर में इसने बहुत लॉस खाया, और इसने एक लर्निंग ली कि किस तरह से पैसा बचाने के चक्कर में या स्क्वीज़ आउट करने के चक्कर में कितना नुकसान होता है बिजनेस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कैन यू अफोर्ड टू पे मोर। एक बिजनेस मिथ है कि जो छोटी कंपनियां हैं वो ज़्यादा पे नहीं कर पाती हैं, कर सकती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, उस दो चीज़ों के चलते। पहली है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, दूसरा ये है कि वो डेट में नहीं उलझना चाहती, या कह लीजिए अपना कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती हैं। ये मिथ है बेसिकली, रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि ये जो है स्केर्सिटी की मेंटेलिटी है। इस मेंटेलिटी में होता है कि हायर व्हाट यू कैन अफोर्ड। इसमें मेंटेलिटी ये होती है कि आप जो अफोर्ड कर सकते हो वो हायर कर लो, लेकिन ये नहीं समझते या ये नहीं समझा जाता कि रिज़ल्ट भी उसी तरीके से आते हैं जिस तरह से वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जितना एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना आप पैसे देंगे एम्प्लॉइज़ को उसी तरीके से वो फिर रिज़ल्ट देता है। जबकि इसके उल्टा माइंडसेट क्या होनी चाहिए कि वो हायर द बेस्ट एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। उसमें क्या होगा, आप जितना अच्छा पे करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी। और कहते हैं एक और जो सबसे बड़ा एक मिथ है जो कि नहीं होना चाहिए और इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो क्रिटिकल पॉइंट है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये ज़्यादातर माइंड में होता है कि स्टार्टिंग में मैं कॉस्ट नहीं बियर कर सकता या मैं सैलरी ज़्यादा नहीं दे सकता। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान ही
अगर आप माइंडसेट बिल्कुल उल्टा रखते हैं कि अच्छा पे करते हैं या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बेनिफिट होता है। आप अनबिलीवेबल जो है कहते हैं सक्सेस प्राप्त करते हैं, जहाँ पे लोग अक्सर गलती खाते हैं और ये माइंडसेट रखते हैं कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू स्क्वीज आउट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गिव मोर। इसमें क्या कहते हैं कि जो गिविंग है वो के लिए मॉनेटरी नहीं होती, उसमें साथ आप इसके साथ साथ आप नॉन मॉनेटरी जो है बेनिफिट्स जो भी आपको एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए, क्योंकि वो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो भी एक लिमिट तक ही कह लीजिए मोरल बूस्ट करते हैं या मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। और इसको जो उनकी जो एम्प्लॉयज़ की है वो जो ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं उससे उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है और इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स दे सकते हैं, बोनसेस दे सकते हैं, एजुकेशन इंसेंटिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप दे सकते हैं। ये तरीके हैं जिस तरीके से आप जो है नॉन मॉनेटरी जो बेनिफिट्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को अपने को दे सकते हैं। These are some of the ways and means। और इसमें ऑथर कहते हैं कि नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन ये सबको चाहिए होता, अकेला पैसा सब कुछ नहीं है, और ये दोनों तीनों चीज़ें सभी को चाहिए होता है। बीइंग ए सोशल एनिमल एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी, हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका नाम भी हो, पैसा भी हो और उसकी रिकॉग्निशन भी हो समाज में। और ये ऑथर की जितनी भी कंपनीज थी उसमें एक्सेप्शनल पीपल जितने भी इंडस्ट्रीज़ के या कंपनीज दूसरियों के थे कॉम्पिटिटर्स, को वो आके इसकी कंपनी में काम करना चाहते थे या करते थे। उसके 2-3 कारण थे कि सबसे पहला तो वो यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट तो अच्छा मिलता था उनको, दूसरा सैलरीज एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स अच्छी मिलती थी, तीसरा अपॉर्चुनिटी या सेल्फ ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ ऑथर बहुत प्रोवाइड करवाता था, सेल्फ एजुकेशन के, फोर्थ था ग्रोथ के, प्रोफेशनल ग्रोथ के या पर्सनल लेवल ग्रोथ के वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत प्रोवाइड करवाता था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ थे और कंपटीटर्स से भी आके इसकी कंपनी में रादर काम करते थे या करना चाहते थे। तो ये एक तरह का उसका विनिंग एज था या एक यूएसपी थी ऑथर की, जिस तरीके से उसने ये अपना जो एक बिजनेस में सक्सेस हासिल की एट द एज ऑफ 35 वो बिलियनियर बन गया। ये पॉसिबल हुआ तभी जब उसने ये सारे बेनिफिट्स जो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करवाने के लिए प्रोवाइड करवाई। और कहते हैं कि जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को जान पाते हैं उसके साथ साथ आप उनको मोर देने की कोशिश करिए, गिव मोर, जो कि है एट द एंड आपको देखा जाए कॉस्ट वाइज वो इतना ज़्यादा नहीं उसका फ़र्क पड़ता, बट नो डाउट उसका इम्पैक्ट जो कह लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत पड़ता है, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। और इसको आप 2-3 तरीके से अपने जो एक उनका जो सैलरी पैकेज या उनका जो बेनिफिट्स जो देते हैं एम्प्लॉयज़ को उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरह से आप ये जो बेनिफिट्स हैं प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि आप फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, पेड ऑफ टाइम्स दे सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करवा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड बोनसेस दिलवा सकते हैं, शेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इस तरह के कुछ वेज एंड मीन्स हैं जिसके थ्रू आप उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ गिव मोर फेथ, ट्रस्ट एंड रनवे। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉई है वो कोई भी एम्प्लॉई है वो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, फेथ एंड डिसीजन मेकिंग में चाहता है कि उसका रोल हो, उसका कुछ ना कुछ से हो। और ये जो है इसको डेवलप करने का जो तरीका है वो यही है कि एम्प्लॉई को, कोई भी एम्प्लॉई है उसको किसी ऐसे एरिया में या किसी ऐसे फंक्शन में काम करवाया जाए जिसमें उसका बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टोटली न्यू टू फील्ड और फंक्शन। ये
ऐसी थॉट ऑथर की है। ऑथर के अकॉर्डिंगली किसी भी एम्प्लॉई को अगर मौका दिया जाए किसी बिल्कुल नए फील्ड में जिसकी उसको नॉलेज नहीं है, उसकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसमें काम करने का मौका दिया जाए तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। वो कुछ इस तरह से हैं जिससे वो है एम्प्लॉई एम्पावर्ड फील करता है, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आती है। ये जो पॉइंट्स या बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं वो है जैसे कि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है विदाउट एनी फियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कह लीजिए कैपेबिलिटी वो बढ़ती है। एक लीडरशिप का जो रोल है वो अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है, वो ओनरशिप बढ़ती है और लॉयल्टी जो है एक कंपनी के प्रति वो बढ़ती है। और ऑथर जो अपनी कंपनियां थी, जितनी भी कंपनियां थी, इसमें कोई मैनेजर नहीं रखता था और वो क्या करता था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के मीटिंग करता था और मीटिंग करके फिर वो सभी को नोट करता था कि किस में क्या ट्रेड्स हैं और उनमें से ही एक या दो बंदों को सिलेक्ट करता था जिनको वो लगता था कि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर दे सकता है और उनको फिर वो उनका लीडर बना देता था। उनके बाद उनसे सारा कह लीजिए उस प्रोजेक्ट को या उस टीम को हैंडल करने के लिए वो बोलता था। और वो जो एम्प्लॉयज़ बाकी के होते थे वो भी फुल कोऑपरेशन के साथ सपोर्ट के साथ काम करते थे, क्योंकि वो जो बंदा एक या दो होते थे वो उस टीम का ही पार्ट होते थे। तो जो एक कॉन्सेप्ट ऑथर का था कि वो कभी भी मैनेजर बाहर से हायर नहीं करता था, ये उसको बेनिफिशियल लगता था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो कोई मैनेजर बाहर से हायर करेगा तो पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, उसकी टीम उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी और उसका नेगेटिव बिजनेस ना चला जाए बिजनेस पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट अगर वो टीम के किसी मेंबर को आगे एज ए लीडरशिप रोल पे लेके जाता था तो उसको उसमें प्लस पॉइंट ये नज़र आते थे कि उसमें टीम भी इंस्पायर्ड रहती थी, क्योंकि हर किसी टीम मेंबर को लगता था कि उसको आगे आने वाले टाइम में कभी भी मौका मिल सकता है लीडरशिप रोल का। और दूसरा ये है कि पूरी टीम उसको सपोर्ट करती थी, XYZ या जो भी एक दो बंदे होते थे एज ए लीडर। तो इसका ओवरऑल ऑथर को बेनिफिट हमेशा मिला और लगता था। और इसमें जो फेथ एंड ट्रस्ट है ये जो है इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है मोर फेथ ट्रस्ट एंड रनवेज टू दोज क्रिटिकल एम्प्लॉयज़ जो कि जिनको लीडरशिप रोल दिया जाता था ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से जो है ऑथर अपना उसका जो काम करने का तरीका या उसका कह लीजिए बिजनेस करने का मॉडल था ये। और इस स्ट्रेटजी ने ऑथर को बेनिफिट बहुत दिए, जैसे कि पहले बताया कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाया। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो अपनी 35 साल की उम्र में वो बिलियनर बन गया। और उसने इस तरीके से हर एक फंक्शन में, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड में उसने अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है लीडर्स तैयार कर लिए थे। ऑथर ने एक बात और देखी कि जब एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा पे करता था फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देता था, तो उसका बेनिफिट ये था कि जो एम्प्लॉयज़ थे लॉयल्टी उनकी बढ़ गई या बढ़ जाती थी एज़ कम्पेयर टू कम्पिटिटर्स जो उनके एम्प्लॉयज़ होते थे। और जो एम्प्लॉयज़ थे हमेशा एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड फील करते थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ फिल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस विद पर्पस। इसमें कहते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो इफ़ यू क्रिएट एक्सपीरियंस रूटेड इन शेयर्ड पर्पस, अगर आपका पर्पस जो है शेयर्ड है या कॉमन पर्पस है काम करने का, कुछ भी कोई बिजनेस के कोई प्रोजेक्ट को करने का, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ ना कुछ आपका नॉर्थवर्ड या कह लीजिए उसमें आपको हमेशा जीत ही हासिल होती है। और इसमें आपकी एम्प्लॉयज़ की इंगेजमेंट सभी की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऑथर क्या करते थे इसमें हमेशा उन एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे या उन लोगों को हायर करते थे जिनमें एक कैपेबिलिटी उनको लगती थी कि ये नई चीज़ों को ट्राई करने में इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। और पर्पस जो है हमेशा कहते
बिगर होना चाहिए जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी से, और इसका जो एक इट्स ए क्रिटिकल मार्केट डिफरेंशिएटर इन टैलेंट रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन टूल। तो ये एक पर्पज़ का एक फ़ायदा भी है। एक इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी है ऑथर ने, ये एग्ज़ाम्पल है साउथ वेस्ट एयरलाइन की, जिसके सीईओ थे मिस्टर गैरी कैली। वो हर हफ्ते जो है एक मैगज़ीन उनका निकलता था, इन फ्लाइट मैगज़ीन साउथ वेस्ट स्पिरिट। उसमें वो अपने कह लो एम्प्लॉई ऑफ द वीक करके हर हफ्ते वो एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए एक दो एम्प्लॉइज़ को प्राइज़ देते थे या उनके बारे में अच्छा कुछ राइट डाउन करते थे उसमें, और बाकी को इंस्पायर करने की कोशिश करते थे। इसका पर्पज़ मार्केटिंग कैंपेन नहीं होता था, बट नो डाउट वो जो एक दो बंदे जिन्होंने अच्छा किया हुआ था उनको प्रेज़ करते थे और बाकियों को मोटिवेट करने के लिए करते थे। और कहते हैं कि जब आप स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन करते हैं जो कि ग्राउंडेड होती हैं पर्पस के साथ, तो और उसमें एम्प्लॉइज़ के इंटरेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, तो ऑब्वियस है एक प्रोडक्टिव, लॉयल एंड हाई परफॉर्मेंस टीम उसमें से मर्ज आउट होती ही होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कीप मोर। कीप मोर में क्या है कि वन क्रिटिकल फैक्टर इन हैविंग वेल्थ इज़ हैविंग एनफ टाइम टू एंजॉय इट। अगर आप कहते हैं आपके पास पैसा, सारे कुछ आपके पास लग्जरी सारा कुछ है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो इट्स ऑफ नो यूज़। तो इसमें ऑथर ने टाइम फैक्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है कि जो कि आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज़। जितनी भी आप चाहे आप अपनी लग्जरीज इकट्ठा कर लीजिए ज़िंदगी में। तो इसमें जो है हैविंग एनफ टाइम और उसको रिफ्लेक्ट करना और उसको एंजॉय करना, ये दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मानी गई हैं एज़ पर ऑथर। और इसको कंटिन्यूसली कहते हैं, इसको रिटेन करना चाहिए, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए इस प्रैक्टिस को। रिफ्लेक्टिंग योर वेल्थ में क्या आता है, बेसिकली इसमें आता है कि आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं अपना वेल्थ के लिए। दूसरा, आप कैसे इसको बेस्ट वे से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें सेकंड पार्ट ये आता है। थर्ड आता है कि आप चीज़ों को कैसे मेंटेन रखना है, उस चीज़ पे फोकस करते हैं। रिफ्लेक्शन जो है आपकी, उसके लिए आपको नो डाउट थिंकिंग टाइम चाहिए होता है, सोचना होता है, आपको बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। और ये जो वेल्थ का एंजॉयमेंट है, ये जो मॉनेटरी है चाहे इंटेंजिबल है, इसके लिए आपके लिए पास टाइम होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बात की। और जो फ्री टाइम का मतलब ये है कि आप उस दौरान अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले में आप इंजॉय करें। और इन्जॉय करने का मतलब आप कुछ भी आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप, जैसे कि ऑथर था वो एडवेंचरस गेम में पार्टिसिपेट करता था, स्काई डाइविंग करता था, एरोप्लेन से कूदता था, या माउंटेनिंग करता था, या ट्रैकिंग करता था, या केव्स में चला जाता था, तो इस या नेचर में चला जाता था, पहाड़ों पे या जंगल में चला जाता था। तो इस तरह की वो एक्टिविटीज़ करता था, मेडिटेशन करता, तो इस तरह से वो अपने आप को एंजॉय करता था। और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है ध्यान में देने वाली कि वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था अपने बिजनेस से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि उस टाइम दौरान वो बिल्कुल भी अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं सोचता था, उसको बिल्कुल कट ऑफ हो जाता, उससे बिल्कुल अलग हो जाता था उस टाइम दौरान। सो ये जो फ्री टाइम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी इसमें ऑथर मानते हैं ये आपके पास होना चाहिए। और इसी दौरान जब ऑथर क्या करते थे, उनका काम करने का तरीका क्या था कि वो जब कोई कंपनी खड़ी करते थे या बिजनेस खड़ा करते थे, पहले वो खुद अपने आप को डेडिकेट करते थे उस काम में। जब वो एक स्टैंड अप कर जाता था बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसके बाद वो क्या है कि उसको डेलीगेट कर देते थे अपने सो कॉल्ड, जैसे पहले बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग या मीटिंग्स करते थे, उसमें से एक दो कैपेबल उनको लगते थे अपने टीम मेंबर्स, तो उनको वो डेलीगेट करते थे एज ए लीडरशिप मेंबर्स। तो उसके बाद फिर वो आगे अपने लिए टाइम, खुद के लिए वो टाइम निकालते थे, सेल्फ वैल्यूएशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइजिंग के लिए, एडवेंचरस गेम्स के लिए,
या उसे कह सकते हैं अपने लेजर टाइम अपने के लिए निकालते थे, या उसी दौरान अपना वो नेक्स्ट उसके साथ फिर टाइम होता था, वो अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ या एडवेंचर्स या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे टैप करना उसके बारे में सोचते थे। सो इस तरीके से वो अपना प्लान आउट करते थे। सो इट वाज यूज्ड टू बी अ वेरी रिजुविनेटिंग टाइम, जिसमें वो कहते हैं सारा अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करते थे, और फिर वो काम करने के लिए वापस आ जाते थे विद दोगुनी तिगनी ताकत के साथ। लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ माइक्रो मैनेजिंग स्टील योर टाइम एंड एनर्जी। इसमें ये है कि आप अगर चीज़ों को माइक्रो मैनेज करते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को अगर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं या आपको आदत है, तो ये आपका सबसे वर्स्ट ट्रेट है एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए लीडर। क्योंकि ये जो ट्रेट है, इसमें क्या नुकसान होते हैं, जो आपके नीचे एक सबॉर्डिनेट से आपके जो टीम काम करती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें उनको काफ़ी नुकसान इसके होते हैं। वो क्या क्या नुकसान होते हैं, टीम जो है डीमोटिवेटेड फील करती है, बॉग डाउन हो जाती है, ठीक है, रेबेलियस हो जाती है, अगेंस्ट हो जाते हैं मेंबर्स, सफोकेटेड एनवायरनमेंट हो जाता है। छोटी छोटी बात पे जैसे कि आप उनको रोकना टोकना करते हैं, तो उनको एम्बेरसमेंट होती है, उनको इरिटेटेड हो जाते हैं, और जो ओवरऑल एक टीम की एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। और कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कंपनसेशन अगर उनको थोड़ी कम मिल जाए उसमें, वो फिर भी कम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है किसी को भी पसंद नहीं होती है, और ये एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव स्पायरल है, जिसका एंड जो है कि उसमें लॉस ही होता है सभी को। और ये जो माइक्रो मैनेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है, जो कि कॉन्सेप्ट लिया है ऑथर ने, पे मोर, गिव मोर एंड कीप मोर। इसका बिल्कुल ये काउंटर प्रोडक्टिव है इस कॉन्सेप्ट का। और ये जो माइक्रो मैनेजिंग ये जो होती है, ये इसके होने के दो कारण होते हैं। एक तो है लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं होता है दूसरों के ऊपर। दूसरा होता है कि एक्सपीरियंस की कमी होती है। ये दो कारणों की वजह से है हम माइक्रो मैनेजिंग की जो है हमें आदत पड़ती है या हम ये करते हैं। और इस चीज़ को इसके उल्ट ऑथर क्या करते थे, इसके पास 19 कंपनीज थी, उनको इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर था, वो मैनेज करते थे, देखने की बात है। और वो अकेला इंडिविजुअली अगर देखा जाए, वो सारा कुछ फिज़िकली नहीं कर पाते थे या कर सकते थे। और वो कैसे करते थे, वो अपना थ्रू मेल्स और थ्रू फ़ोन कॉल्स ही करते थे। और वो कैसे हो पाता था, वो ऐसा नहीं था कि वो सभी चीज़ों पे नज़र नहीं रखते थे, वो हर एक चीज़ पे नज़र रखते थे, नो डाउट। बट उन्होंने एक कह लीजिए अपनी टीम्स में इतना ट्रस्ट लेवल बढ़ा लिया था, या ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका था उनका, उनकी टीम के बीच में बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो बहुत स्मूथ उनके ऑपरेशंस चलते थे, बिजनेस चलते थे। और इसमें बस इम्पॉर्टेंट जो है कि ट्रस्ट लेवल, वो ट्रस्ट लेवल वो उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर लिया था ड्यू टू ऑल दिस पावर ऑफ गिविंग। और इसमें अगर कोई दिक्कत कभी आती भी थी बिजनेस में उनको, तो वो उनको डेली बेसिस पे उनके पास रिपोर्ट जाती थी, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती थी, फिर उसको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे और उसको हमेशा के लिए रेक्टिफाई कर लेते थे। तो इसमें जो कहते हैं कि ये जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये ज़िंदगी में जो अपनी कह लीजिए सक्सेस को हासिल करना, और ये कंटिन्यूस डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, नो डाउट। और इसमें आपका टीम का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप वो अपनी टीम को कैसे इंगेज कर रखते हैं, और उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। और जितना आपका उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा, उतना आपका जो है स्मूथ चलता है ऑपरेशन या बिजनेस। और ये तब होता है जब आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है या उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। ये कब बढ़ती है, जब आप उनको कह लीजिए वही कॉन्सेप्ट जो कि ऑथर ने डिस्कस किया, पे मोर, गिव मोर एंड कीप मोर। जब आप एम्प्लॉइज़ को उनकी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं और उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं, और इन रिटर्न ऑफ दैट वो एम्प्लॉइज़ जो हैं आपको कह लीजिए मैक्सिमम जो है आउटपुट दे रहे हैं, और बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ा के दे रहे हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसको दिस इज़ द 14th प्रिंसिपल ऑफ दिस बुक, जिसका नाम था पे मोर, गिव मोर एंड कीप मोर। सो नेक्स्ट वीडियो में 15th प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ हम लर्न कर पाए हैं और शेयर कर पाया हूँ मैं आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।